हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आर के मौर्य फ्रॉम द मौर्य एफटी क्लासेस, जहां पर कि हम बात करते हैं अकाउंट, फाइनेंस और टैक्सेशन की। तो दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करने जा रहा हूं असेसमेंट ईयर 23 और 24 के लिए। असेसमेंट ईयर 23 और 24 के लिए ITR लाइव हो चुकी है। आप अपने ITR को ऑफलाइन मोड में फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ITR 1 फाइल करना सिखाऊंगा। डिटेल में सारी बातों को डिस्कस करेंगे, जो भी चेंजेस हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा ताकि आपको ITR 1 फाइल करने की पूरी प्रोसेस कंप्लीटली समझ आ सके। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट दिस। ITR 1 ऐसे इंडिविजुअल के द्वारा फाइल की जाती है जिसकी की टोटल इनकम साल भर में सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, जो कि केवल एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आती है, और अदर सोर्सेज से 50 लाख के ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ITR 1 को फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 है। फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 जिसका कि असेसमेंट ईयर 23 और 24 है, उसकी ITR को हम इस वीडियो में फाइल करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ITR 1 फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है और यहाँ पे आपको ई फाइल पे क्लिक करना है और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जिसका जो कि अभी हम 23 और 24 असेसमेंट ईयर को हम रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, इसलिए आपको ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद असेसमेंट ईयर में 139(1) ओरिजिनल रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये फ्रेश रिटर्न हम जो है अपनी फाइल करने जा रहे हैं, इसलिए आपको ओरिजिनल रिटर्न पे क्लिक करना है, जिसकी कि लास्ट 31 जुलाई 2023 है। और उसके बाद आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB और पॉलिटिकल पार्टी एज पर सेक्शन 13A। तो यहाँ पे यदि आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो पे क्लिक करके आप जो है इसमें से अपना फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम इस वीडियो में ITR 1 को फाइल करने जा रहे हैं, तो हम ITR 1 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, आपको JS1 फाइल को अटैच करने के लिए बोल रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आना और यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाना है, और यहाँ से जाने के बाद 23 और 24 असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे ITR 1 इसमें आपको यूटिलिटी एक्सेल बेड इसको क्लिक करना है और उसके बाद एक्सेल यूटिलिटी को आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको लोकेशन अपना सेलेक्ट करना है, जिस लोकेशन में आप इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं ओके प्रेस कर देंगे। ये पूरी फाइल वहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पे फाइल देखिए एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, ITR 1 असेसमेंट 23 24, इसको आपको क्लिक करना है। ये एक्सेल यूटिलिटी है, इसमें ही आप अपना ITR 1 फाइल करेंगे। एक्सेल यूटिलिटी हमारे सामने ओपन हो चुकी है। असेसमेंट 23 24 यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब इसमें जो डाटा है आप चाहे तो मैनुअली फिल कर सकते हैं या फिर आपको इम्पोर्ट प्री फिल डाटा पे क्लिक करना है। इनकम टैक्स पोर्टल में आपको ई फाइल पे सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको आने के बाद डाउनलोड प्री फिल डाटा पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 23 और 24। इसके बाद आप डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। इंपोर्ट प्री फिल डाटा पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारी फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद जहां आपकी फ़ाइल अपलोड की डाउनलोड हुई थी वहां से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आ चुका है, इसको आप ओपन कर लेंगे। इसके बाद ये पूरा जो डाटा है इसको फेच कर देगा और यहाँ पे पूरा वो फिल कर देगा। आपको अपनी ITR 1 स्टार्ट करनी है इस वाले ऑप्शन से, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। इनकम टैक्स रिटर्न दो तरीके से आप फाइल कर सकते हैं। आप चाहें तो ओल्ड टैक्स रेजिम में भी कर सकते हैं, न्यू टैक्स रेजिम में भी कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम में जो आपका एग्जेम्पशन लिमिट हो 2.5 लाख तक है, और न्यू टैक्स रेजिम में आपका जो एग्जेम्पशन है वो भी 2.5 लाख तक है, लेकिन रेट जो है आपका थोड़ा सा कम हो जाता है न्यू टैक्स रेजिम में। तो हम यहाँ पे नो सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों, इस बार जो बजट में 7 लाख रुपए तक की जो एग्जेम्पशन लिमिट आई थी वो असेसमेंट ईयर 24 25 के लिए एप्लीकेबल है। इस असेसमेंट ईयर यानी कि 23 24 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आप यहाँ पर आपके ऊपर जो एप्लीकेबल होगा, यदि आपके ऊपर 115 BAC एप्लीकेबल है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। लेकिन 7th प्रोविजन सेक्शन 139(1) का ये बोलता है कि यदि आपने इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा की पेमेंट करी हो, या फिर आप फॉरेन ट्रेवल पे गए हैं 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा हो गया हो, या फिर आप अपने करेंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का डिपॉजिट आपने किया हो, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपको ITR 1 फाइल करना मैंडेटरी है। कोई भी ITR आपको फाइल करना मैंडेटरी है। तो यदि आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। मेरे केस में नो है, इसलिए मैं नो पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूं। और यहाँ पे टैक्स कलेक्टेड है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। और डिपॉजिट इन 1 और मोर सेविंग अकाउंट, जब आप इसको यस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी होगी, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि जो ITR 1 आप फाइल कर रहे हैं ऑन और बिफोर ड्यू डेट आप फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सेक्शन 139 ऑन और बिफोर ड्यू डेट आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपनी डिटेल जो इनकम की है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको फॉर्म 26 AS और AIS को ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि जो इनकम वहाँ पे रिपोर्ट की गई वही इनकम आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी होगी। यदि आपका इनकम मिसमैच करता है तो इस समय बहुत सारे नोटिसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको सैलरी इनकम यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। सैलरी इनकम आप अपने फॉर्म 16 से या फिर 26 AS AIS से चेक करके ही आपको सैलरी का इनकम यहाँ पे रिपोर्ट करना है। जैसे यहाँ पे आप सैलरी का अमाउंट 8 लाख रुपीस हमने लिया हुआ है। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स यानी कि सैलरी के अलावा यदि आपको कोई बेनिफिट यदि मिलती है एम्प्लॉयर कंपनी से तो उसकी वैल्यू, जैसे कि रेजिडेंशियल एकोमोडेशन या कार की कोई सुविधा आपको दी गई है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, तो वो सारी वैल्यू यहाँ पे आती है। प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी, यदि आपको कुछ कंपेंसेशन वगैरह मिला हुआ है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 50,000 रुपीज़ एंटर कर दिया। इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A। 89A का जो प्रोविज़न है ये NRI के ऊपर एप्लीकेबल है। जो लोग फॉरेन कंट्री में, जैसे कि यहाँ पे USA, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा या किसी अनदर कंट्री में उनका रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन्ड है, उससे जो इनकम उनको होती है वो इनकम यहाँ पे उन्हें रिपोर्ट करनी है। यदि है तो आप एंटर करिएगा, नहीं तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा। कोई भी अलाउंसेस यदि आपको मिला हुआ है जिसका कि एग्जेम्पशन आपको सेक्शन 10 में आपको मिलता है, वो अलाउंसेस भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। वैसे फॉर्म 16 में आपकी जो अलाउंसेस होती है वहाँ पे पूरी अलाउंसेस माइनस करने के बाद ही सैलरी इनकम रिपोर्ट की जाती है। और यदि कुछ छूट जाता है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, लेकिन आपको श्योर होना है कि जो सैलरी इनकम आप रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें अलाउंसेस आपका इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ इंश्योर दैट इट इज़ इंक्लूडेड इन सैलरी इनकम। इसके बाद अब आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपको लेस इनकम क्लेम्ड फॉर रिलीफ फ्रॉम टैक्सेशन अंडर सेक्शन 89A। यदि आप 89A में जो भी आपने इनकम रिपोर्ट करी है उसमें आपको कुछ एग्जेम्पशन क्लेम करना है, तो आप वो एग्जेम्पशन का अमाउंट आप यहाँ पे एंटर करेंगे। लेकिन यहाँ पे एग्जेम्पशन का अमाउंट एंटर करने से पहले आपको फॉर्म 10EE ITR 1 फाइल करने से पहले आपको सबसे पहले उसे सबमिट करना होगा, फिर वो आप एग्जेम्पशन का अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सैलरी की जो इनकम है यहाँ पे डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं आ चुकी है। यहाँ पे सैलरी की इनकम और डिडक्शंस 50,000 रुपीज़ का मिल जाता है। इंटरटेनमेंट अलाउंस कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे सैलरी की इनकम 9.5 लाख रुपीज़ आ चुकी है। इसके बाद अब आपको हाउस प्रॉपर्टी की यदि कोई इनकम यदि है तो आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को भी यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी में केवल और केवल आप सिंगल एक ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि आपने हाउस प्रॉपर्टी को किराए पे दे रखा है तो आप लेट आउट सेलेक्ट करेंगे। यदि आपका खुद आप उस मकान में रहते हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करेंगे। यदि डीम्ड टू बी लेट आउट है तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जैसे कि जो एनुअल वैल्यू होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड का हमेशा 0 होता है, लेकिन रेंटेड यदि प्रॉपर्टी है तो उसकी एनुअल वैल्यू जो आप रेंट यहाँ पे डालेंगे वो रेंट यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ जाता है। इसके बाद डिडक्शन आपको मिल जाता है।
और यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, यदि आपने इस मकान को बनाने के लिए कोई लोन ले रखा है बैंक से तो उस पर आपको इंटरेस्ट का जो पेमेंट आप करते हैं उस पर आपको छूट यहाँ पे मिलती है। तो यदि आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को बनाने के लिए लोन लेते हैं तो उस पर 2 लाख तक का आपको मैक्सिमम डिडक्शन आप इंटरेस्ट पे क्लेम कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे 1.5 लाख रुपीस का डिडक्शन मैं यहाँ पे क्लेम कर रहा हूँ इंटरेस्ट के केस में। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे माइनस में ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारी इनकम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ खर्चा है। तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप जैसे कि फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया, या फिर आप जो है सेविंग बैंक पे जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो इनकम आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी होती है। आपको श्योर हो लेना है कि जो आपके फॉर्म 26 AS में या फिर AIS में जो आपका इनकम रिपोर्ट किया गया है जिस पे कि आपको ब्याज मिला हुआ, इंटरेस्ट मिला, वो वही इनकम आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरा ऑलरेडी 26 AS से ये डाटा फेच हो चुका है, जो डिविडेंड इनकम का 68 रुपीज़। और यहाँ पे यदि आपका कुछ इनकम मान लीजिए कि सेविंग बैंक अकाउंट से, तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट फिलअप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 20,000 रुपीज़ हमने इंटरेस्ट डाल रखा है। इसके बाद अब यहाँ पे हम नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे देखिए जो इनकम आपने रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट का मेंशन किया था वो रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट का जो इनकम है यहाँ पे आपको दिखेगा। और यहाँ पे जो इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन नोटिफाइड कंट्री में 1, 2, 3 में जो ये 3 आपके जो कंट्री के जो इनकम थे वो यहाँ पे दिखेंगे। इसके बाद जो आपने रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट का जो इनकम आपने रिपोर्ट किया था उसको आपने को ब्रेकअप करके आपको दिखाना है। यहाँ पे डेट वाइज आपको दिखाना है कि किस किस डेट को आपको ये इनकम हुई है। इसके बाद आपको डिविडेंड की इनकम यदि कोई हुई है तो आप डिविडेंड को भी ब्रेकअप करके यहाँ पे आपको शो करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो इनकम सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से और अदर सोर्सेज की इनकम यहाँ पे टोटल होके आ चुकी है। ग्रॉस टोटल इनकम 8,20,068 रुपीज़। इसके बाद आपको इस इनकम में से कुछ डिडक्शंस वगैरह भी आपको मिलता है। पार्ट सी में डिडक्शन ऑन टैक्सेबल टोटल इनकम अब यहाँ से निकलेगा। अब मान लीजिए कि आपको डिडक्शन 80C में आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन आपको मिलता है यदि आप LIC वगैरह का प्रीमियम पेमेंट किए हैं या प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किए हैं। 80CCC पेंशन फंड का डिडक्शन मिलता है। 80CCD1 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। 80CCD में आपको डिडक्शन जो भी है आपका पेंशन स्कीम के डिडक्शन से। इसके बाद 80D का डिडक्शन यदि आपने अपने लाइफ के ऊपर या फिर अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए जो सीनियर सिटीजन है यदि उनके लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है उस पर आपका यदि कोई प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो उसका भी डिडक्शन आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। लेकिन 80D का डिडक्शन आपको क्लेम करने के लिए आपको ये वाला चार्ट फिलअप करना होगा कि आपने अपने लाइफ के ऊपर कितना जो है प्रीमियम आप पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप यस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हो इफ़ यू आर इंडिविजुअल वेदर यू आर एनी और फैमिली मेम्बर इज ए सीनियर सिटीजन। तो यदि आप या फिर आपके पत्नी का यदि सीनियर सिटीजन है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। सेल्फ एंड फैमिली के ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, जो भी आपने प्रीमियम का पेमेंट किया हुआ है वो आप यहाँ पे डाटा को फिलअप करेंगे। और उसके बाद आपने सीनियर सिटीजन के लिए यदि कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो उसका प्रीमियम आप यहाँ पे इंटर करेंगे। दोस्तों श्योर हो लेना है कि जो अमाउंट आप यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं उसका बिल वाउचर प्रॉपर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसे इंटर करते हैं आपको नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे 80D का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, 80DD का डिडक्शन, 80DDB का डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन इंटरेस्ट, और ये सारा जो डिडक्शन है आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। 80G का डिडक्शन आपको क्लेम करने के लिए बहुत ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि 80G में बहुत सारे नोटिसेस इनकम टैक्स की तरफ से इशू किए जा रहे हैं। और यहाँ पे आप 80TTA यानी इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, जो आपने इंटरेस्ट ऊपर अभी भी इंटर किया था उस पर भी आपको डिडक्शन मिलता है। मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इंटर कर दिया। और 80TTB में जो सीनियर सिटीजन है उसको भी डिडक्शन मिलता है यदि वो फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट उसको मिलता है या फिर सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट भी यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टोटल डिडक्शन लेट सपोज 10,000 रुपीज़ का हमने क्लेम कर लिया। हमारी जो टोटल इनकम बन के आ रही है वो 8,10,070 रुपीज़ आ रही है। यदि कोई एग्जेम्प्टेड इनकम की डिटेल्स यदि आपको यहाँ पे फिलअप करना है तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन में जाके कर सकते हैं।
और जो एग्जेम्प्टेड इनकम होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए ही होता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि एग्जेम्प्टेड इनकम की पूरी लिस्ट दी हुई है। जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चरल इनकम है जो कि 5,000 रुपये तक एग्जेम्प्ट होता है, या फिर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड आपको रिसीव हुई हो, या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आपको रिसीव हुई हो, तो ये स्कॉलरशिप का भी अमाउंट इसमें है। तो इसमें पूरी लिस्ट दी हुई है, जो भी आपके केस में अप्लीकेबल है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके और उसका अमाउंट यहाँ पे आप इंटर कर दीजिएगा। इसके बाद आप नीचे चले आएंगे और नीचे आने के बाद अब आपको जो है TDS की डिटेल यहाँ पे सबमिट करनी है। पहली वाली जो ऑप्शन है वो ये है कि डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड सोर्स फ्रॉम सैलरी। फॉर्म 16 जो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा इशू किया जाता है उसमें जो सैलरी पे आपका TDS कटा है उसकी डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी आ जाती है, क्योंकि ये जो शीट है ऑलरेडी फेच कर लेता है। जब आप प्री फिल्ड डाटा यहाँ पे जब आप अपलोड करते हैं तो उससे ही ये सारा आपका इनकम भी यहाँ पे दिख जाता है। लेकिन यदि इन केस आपका TDS वगैरह का डिटेल नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं जो आपका 10 एम्प्लॉयर का जो 10 नंबर वो इंटर कर लीजिए, नेम ऑफ डिडक्टर, और जो जितने पे आपकी TDS कटी है सैलरी पे वो सैलरी की इनकम। जैसे मेरे केस में 9,25,000 रुपीज़ था और टोटल टैक्स डिडक्टेड 97,500। तो ये TDS की शीट आपकी मेंटेन हो गई। इसके बाद यदि आपको कोई अदर इनकम मिली है तो वो जो अदर इनकम मिली है उस पर यदि TDS कटा है तो वो फॉर्म 16A में जो है रिपोर्ट किया जाता है। तो ये डाटा भी ऑटोमेटिक फेच हो जाता है, लेकिन यदि नहीं है तो भी आप यहाँ पे सारी डिटेल को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ डिविडेंड की इनकम हो गई, या फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट की इनकम हो गई, सेविंग इंटरेस्ट की इनकम हो गई, ये सारी इनकम यहाँ पे आती है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे यदि आपने कोई भी एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट पहले से कर रखा है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। BSR कोड, आपने किस डेट को टैक्स डिपॉजिट किया, सीरियल नंबर, चालान जो आपका जनरेट होता है उसका सीरियल नंबर, और कितना आपने टैक्स पेमेंट किया, वो डिटेल आपको यहाँ पे इंटर करके आपको वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए शीट ओके दिखा रहा है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब ओके पे क्लिक करेंगे। TCS वगैरह का केस यदि होगा तो आप यहाँ पे TCS की सारी डिटेल को इंटर करेंगे, अदरवाइज आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। इनकम डिटेल में चले आएंगे और आने के बाद यहाँ पे हम कैलकुलेट टैक्स पे हमको क्या करना है कि प्रेस करना है। कैलकुलेट टैक्स जब करेंगे तो हमारी जो भी इनकम है उसका जो टैक्स से कैलकुलेट करके निकालेगा। लेकिन यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन वेदर यू एंड एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन। क्या आप या आपके फैमिली मेंबर में कोई भी सीनियर सिटीजन है तो उसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है यस और नो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर में कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं तो हम नो पे क्लिक करेंगे। यदि आपके केस में यदि यस है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट टैक्स पे फिर से प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी फिर पूछ रहा है कि वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन। तो आपको यहाँ पे यदि सीनियर सिटीजन है तो आपको क्या करना है कि सेलेक्ट करना है। आप सीनियर सिटीजन का देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे सीनियर सिटीजन करना है तो यस पे आप क्लिक करेंगे और करने के बाद फिर से आपको कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है। अब देखिए प्लेस इन वेरिफिकेशन इन शीट टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी। इसका कैलकुलेशन तब तक नहीं होगा जब तक कि आपकी शीट पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि आपको टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाली शीट में आपको प्लेस में अपना इंटर करना है। तो प्लेस में आप जो भी जहाँ का भी प्लेस हो आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको फिर कैलकुलेट टैक्स पे प्रेस करना है। ठीक है, कैलकुलेट टैक्स पे जब आप प्रेस करेंगे दोस्तों तो आप यहाँ पे चले आइए इनकम डिटेल्स में। मैं आपको भी यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपका जो भी कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 69,514, टैक्स आफ्टर रिबेट कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आपका इनकम 5 लाख के ऊपर हो चुका है। और उसके बाद आपका एजुकेशन सेस जुड़ गया और टोटल टैक्स आपका 72,295 हो गया। इसके बाद टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में आएंगे। यहाँ पे देखिए आपका जो TDS का अमाउंट था वो 84,568 रुपया है जो कि हमने क्लेम किया है, और आपका जो रिफंड यहाँ पे बन रहा है वो 12,270 रुपये का बन रहा है। एक बार तो मैंने आपको रिफ़ंड का केस दिखा करके समझा दिया कि आपको रिफ़ंड जो है क्लेम कर सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया यहाँ पर, अब एक डमी फिगर हमने TDS में फिलअप करी है और वहाँ पे जो हमने टैक्स का डिटेल सबमिट किया है वो हमारी टैक्स लायबिलिटी से काफ़ी कम है। तो उस केस में क्या होगा कि यदि आपका टैक्स लायबिलिटी से कम होगा तो आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा। जैसे अब
यहाँ पे हमने सैलरी में इनकम 7,62,000 दिखा दी और यहाँ पे जो टैक्स का जो डिडक्शन है TDS का 65,000 दिखा दिया। दोस्तों जो भी मैं यहाँ पे ITR 1 में आपको फिगर दिखा रहा हूँ वो सब मैं डमी फीड कर रहा हूँ। आपके केस में जो भी होगा आप उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना होगा। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जब हमने टैक्स TDS का जब डिटेल हमने कम वहाँ पे दिखाया तो यहाँ पे हमारा जो टोटल टैक्स पेड है वो 65,068 रुपये आ रहा है और अमाउंट पेएबल जो हमारा है 7,230 रुपये हमारा पेमेंट करने के लिए हमें बोल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे TDS देख सकते हैं, यहाँ पे 65,000 रुपये हमने इंटर तो किया है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि 65,068 रुपये आपका यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो हमारा डिटेल है जो हमने टैक्स कैलकुलेट किया था वो 72,295 रुपये का किया था। अभी आप इसको एक बार वैलिडेट कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 72,295 हमारा जो है टैक्स का पेमेंट आ रहा है और यहाँ पे 65,068 रुपये हमारा TDS कटा है और ये जो अमाउंट पेबल बोल रहा है करने के लिए वो 7,230 रुपये है। तो ये आपको सबसे पहले ये टैक्स का पेमेंट करना है, उसके बाद ही आप अब इस ITR को आप फाइल कर सकते हैं। तो आपको टैक्स का पेमेंट करने के लिए आप ई-पे टैक्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं। टैक्स का पेमेंट करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है और यहाँ पे ई फाइलिंग पोर्टल में जाएंगे। ई फाइल में ई-पे टैक्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। न्यू पेमेंट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ एरर अभी बता रहा है, फिर से हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको इनकम टैक्स में प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे 23-24 का हम फाइल कर रहे हैं 23-24 करेंगे और यहाँ पे आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो टैक्स आपका यहाँ पे बन रहा है वो टैक्स का अमाउंट आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये 7,230 रुपीज़ का जो टैक्स बन रहा है वो टैक्स का अमाउंट यहाँ पे आप एंटर करने के बाद और आप कंटिन्यू बटन पे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एंटर करते हैं अमाउंट और यहाँ पे आप कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कई सारे बैंक आ रहे हैं। अब इसमें से जो भी आपका बैंक होगा आप सेलेक्ट करके आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके अपने टैक्स का पेमेंट कर लीजिएगा। टैक्स का पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, TDS वाले इस शीट में चले आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ आने के बाद आपको जो आपने टैक्स का पेमेंट किया है उसके चालान पे आपको BSR कोड दिखेगा, वो यहाँ इंटर कर देना है। डेट ऑफ डिपॉजिट इंटर करना है, चालान का सीरियल नंबर इंटर करना है और जो आपने टैक्स डिपॉजिट किया वो अमाउंट यहाँ पे आपको इंटर करना है। तो जैसे मैंने 7,230 रुपये का टैक्स पेमेंट आपको दिखाया था, ये हमने इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेट टैक्स पे प्रेस करना है। जब कैलकुलेट टैक्स पे आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अमाउंट पेएबल था 7,230 रुपये वो जीरो हो जाएगा। तो अब आपका जो टैक्स का पेमेंट है वो भी हो चुका है और सारा डिटेल आपका आप सही है यहाँ पर। और इसमें अब आप क्या करेंगे कि इसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद अब आप 80D वाले शीट को भी ऑलरेडी वैलिडेट हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, जनरेट JSON पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए एक समरी आ चुकी है। अब आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। अब आपका JSON जो है सेव हो चुका है, जिसमें जहाँ पे कि आपने एक्सट्रैक्ट किया था उस लोकेशन पे जाके JSON सेव हो चुका है। अब हम अपने ITR को फाइल करेंगे तो हम ई फाइल पे चले आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट असेसमेंट ईयर और यहाँ पे आपको ओरिजिनल रिटर्न सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नो रखना है। इसके बाद आपको ITR 1 सेलेक्ट करना है। इसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अब हमें वो फाइल अटैच करनी है जो हमने जनरेट की थी अभी JSON फाइल। तो यहाँ पे हमने हमारी जो लोकेशन है वो हमने ई में एक्सट्रैक्ट किया था। तो हम ई में जाने के बाद यहाँ पे JSON फाइल को हम सर्च करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ITR 1 JSON फाइल यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो इस पर हम डबल क्लिक करके इसको ऐड करेंगे। यदि इसमें कुछ एरर होगा तो यहाँ बताएगा, यदि कोई एरर नहीं होगा तो वैलिडेशन सक्सेसफुल बताएगा। तो यहाँ देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है।
और इसके बाद यहाँ पे देखिए लिख रहा है प्लीज़ नोट दैट इज़ मैंडेटरी टू वेरीफाई द रिटर्न। तो अब आपको रिटर्न को वेरीफाई करना है, आप वेरीफाई इसको कर सकते हैं अभी, या तो फिर आप 30 दिन के अंदर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अभी ये करना है तो हम यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इसमें अभी कुछ एरर दिखा रहा है और फिर से हम ट्राई करते हैं, कंटिन्यू पे प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब आपको ई वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जैसे आप मान लीजिए कि आधार के द्वारा आप मतलब ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो आधार के थ्रू भी हो जाएगा। आधार में आपका मोबाइल नंबर ज़रूर होना चाहिए क्योंकि OTP आपके उसी मोबाइल नंबर पे जाता है। और यहाँ पे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसको चेक करके जनरेट आधार OTP क्लिक करेंगे तो आपके आधार पे एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ इंटर करनी है और उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। तो आपका जो ITR 1 है वो सक्सेसफुली फाइल हो जाएगा और ई वेरीफाई भी आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ITR 1 फाइल करना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।